आखिर अभी तक मेरा बेटा क्यों नहीं आया? मैं कब से उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। आखिर क्यों? आप तो तब से कह रहे हैं कि विनय आ रहा है, आ रहा है, पर कहाँ है मेरा बेटा विनय? पता नहीं क्यों मेरा मन बैठे जा रहा है। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मनोरमा अपनी बात बोले जा रही थी और उसका पति देवी प्रसाद बस उसे समझाए जा रहा था कि तुम धैर्य रखो, इतने दूर से आएगा तो समय लगेगा ही ना। ऐसा तो है नहीं कि बस में बैठा और 2 घंटे में पहुंच गया। तसल्ली रखो। देवी प्रसाद बस अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली के साथ साथ दवाइयां भी दे दिया, जिसे खाने के बाद उसकी पत्नी मनोरमा अब नींद में सो चुकी थी। बाबूजी, मम्मी तो सो गई, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। मम्मी की देखभाल करने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। रसोई से बाहर आकर कविता ने खाने की थाली अपने ससुर देवी प्रसाद जी के सामने रख दी और फिर ना चाहते हुए भी देवी प्रसाद जी ने खाना खाया, क्योंकि पेट भी भरना तो जरूरी था, वरना अस्पताल के भाग दौड़ भाग कौन करता। पिछले 1 महीने से मनोरमा बीमार चल रही थी। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर तो पहले ही कह चुके हैं आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की ही मेहमान है। उन्हें खुश रखने अब देवी प्रसाद क्या करते, जब उन्हें पता था कि मनोरमा की खुशी उसके बेटे विनय का उसके पास रहने में था। घर का छोटा बेटा विनय दूर शहर जाकर बस गया था। उसके परिवार में पत्नी अमृता और 2 बेटे हैं, जो यहाँ कम ही आते थे, लेकिन जब भी वो आती थी बहू अमृता बच्चे को लेकर मैके चली जाती थी और विनय भी 2 दिन यहाँ रुकने के बाद फिर ससुराल चला जाता था। बड़े बेटे रुपेश के होने के बाद मनोरमा ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मनोरमा का बड़ा बेटा रुपेश एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसकी पत्नी कविता अपने सास ससुर के पास ही रहती थी और बड़े मन से उन दोनों की सेवा करती थी। कविता को एक बेटी है जिसका नाम रूही है, जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही थी। देवी प्रसाद जी को कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उसकी पत्नी को दिल की बीमारी है, जो ला इलाज है। फिर उन्होंने इलाज करवाया, परंतु वह अब जगह जगह इलाज करवा कर थक गए थे। अब वो अपनी पत्नी को घर पर रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कविता भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। कविता की बेटी रूही सीधे स्कूल से आकर दादी के पास ही रुकती थी, उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियां सुनती थी, और उसी की वजह से मनोरमा जी का मन बहल जाता था। कविता अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। रुपेश के नहीं रहने पर भी घर का खर्च चल जाता था, क्योंकि देवी प्रसाद जी को पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी अमृता को अपने पति की कमाई पर बड़ा ही घमंड था। वह अपने जेठ और जेठानी की जरा भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी। रसोई में पैर भी नहीं रखती थी और घर खर्च में 1 रुपये भी नहीं देती थी, और ना ही सास के इलाज के खर्च से उसे कोई लेना देना था। वहीं कविता धैर्य रखने वाली बहू थी और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वह सास ससुर को अपने माता पिता के समान मानती थी। जब रुपेश की मौत हुई तो मायके वालों ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहां उसकी 2 भाभियां हैं जो उसका जीवन नर्क बना देगी, इसलिए वह मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे। देवर दूर रहता था, जो कभी कभी आता था, और उस पर भी अपने माता पिता की कोई परवाह नहीं करता था। मायके वालों ने सलाह दी कि कविता की बेटी को हम पाल लेंगे और कविता की दूसरी शादी कर देंगे, पर वह इन सबके लिए तैयार नहीं थी। वह अपनी बेटी को मायके नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही चाहती थी उसकी बेटी दादा दादी से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वह खुश रहने लगे थे। पर मनोरमा जी की बीमारी ने सबको तोड़कर रख दिया था। कविता ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी नहीं कर रही थी, पर देवी प्रसाद जी अपनी पत्नी बहू और पोती का अच्छे से देखभाल कर रहे थे। विनय को कई बार मैसेज कर दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वह नहीं आया। अमृता ने विनय को आने नहीं दिया। उसका कहना था इतनी दूर से आने पर किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना, जब मम्मी नहीं रहेगी तभी चले जाना, क्योंकि तब तो जाना जरूरी होगा। और फिर विनय के दिमाग में अपनी पत्नी की यह बात बैठ गई और वह अपनी माँ मनोरमा जी के कहने पर इंतजार करने लगा, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रहा था उसकी माँ के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वह उससे मिलना चाहती है। उसकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं,
फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती है। माता पिता से ज्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा जरूरी हो जाता है। बस यही हाल विनय का था और वह रोज ही अपनी माँ मनोरमा से ना मिलने का कोई न कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे विनय को मनोरमा रोज याद करती थी, पर देवी प्रसाद जी उसे रोज झूठ बोल देते थे। एक सुबह कविता जब अपने सास के कमरे में गई तो देखा वह गहरी नींद में थी और आवाज देने पर भी नहीं उठी। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते चली गई। कविता का रो रो कर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। देवी प्रसाद जी बड़ी दुखी थे। अब उन्होंने अपने बेटे विनय को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारी में से एक में विनय को फोन कर दिया तो विनय परिवार सहित दौड़ा चला आया। मनोरमा जी की मृत्यु की सैया पर लेटी हुई थी। सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाइए। सुनकर देवी प्रसाद जी और कविता को रोना आ गया, क्योंकि बड़ा बेटा तो कब का संसार छोड़कर जा चुका था। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो विनय ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन देवी प्रसाद जी ने फट से आगे बढ़कर कह दिया कि हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है। अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूंगा। यह सुनकर विनय को झटका सा लगा और वो गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मुझे करने दीजिए। मैं उनका बेटा हूँ। विनय तूने अपनी सभी हक को खो दिए हैं। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वह उसके जाने के बाद सारा क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। रुपेश के मरने पर बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वह उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता, लेकिन तूने तो उससे मुंह ही फेर लिया। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। देवी प्रसाद जी ने सारे क्रियाक्रम खुद से किए और विनय को हाथ तक नहीं लगाने दिया। विनय और उसकी पत्नी वहीं पर थे, क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिन बाद देवी प्रसाद जी ने सब रिश्तेदारों को कहा, मैं आपके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहे कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद यह घर, गांव वाली जमीन, मनोरमा के सारे जेवर मैं अपनी बहू कविता और पोती के नाम करता हूँ। देवी प्रसाद जी के मुंह से यह सुनना था कि विनय बोला, पापा आप यह अन्याय नहीं कर सकते। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी सारी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो नहीं रहे, इसलिए अब भाभी भी इसका हकदार नहीं है। इन्हें उनके मायके भेज दीजिए। विनय की पत्नी ने भी अपने पति की बातों को सुनकर हाँ में हाँ मिलाया और कहा, पापा जी आपके दो दो पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हैं? यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाभी ने कोई काला जादू आपके ऊपर कर दिया है, जिस कारण से आप इस तरह का फैसला ले रहे हैं। मेरे पति और बच्चों को बारे में नहीं सोचा? इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे, पर भाभी ने तो हमारे सारे सपनों पर पानी ही फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तुम कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने नहीं आया। जब इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तब भी नहीं आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की जरूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब भी तेरी भाभी अकेली थी, हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारियों को निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी यह क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया है तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वह आपका सहारा बनेगा। अमृता बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो मेरे बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू कविता ने निभाया है। कविता ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी रही, चाहे वह अस्पताल जाना हो, चाहे मंदिर जाना हो। कविता जो अन्नपूर्णा बनकर हमें भरपेट प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। कविता ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाई है। कभी हमसे कुछ मांगा नहीं है, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। अमृता बहू, तुमने इस घर के लिए, हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया।
तुम अपने दिमाग पर जोर दो और याद करो कि तुमने कभी अपनी सास को एक गिलास पानी भी अपने हाथों से पिलाया था। आज तुम्हारे ही कारण विनय ने अपना घर आना छोड़ दिया था। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे दुख सुख से कोई मतलब नहीं है, तो तुम्हें जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कविता सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को समर्पित कर दिया। बहुत ध्यान रखा है इसने इस घर का। मेरी रूही पोती भी अपनी दादी को रोज समय देती थी, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियां सुनाती थी। रूही साथ थी तो पता लगा कि हमारे भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादा दादी होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दोनों बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी यह रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोते को गोद में भी नहीं खिलाया है। एक रात भी यह बच्चा अपने दादा दादी के साथ सोया नहीं है, कभी हमारे साथ खेल खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए। इसलिए मैं अभी से सबके सामने सच सच बता रहा हूं, कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरे बहू और पोती को बेगाना न कर दो। इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। देवी प्रसाद जी की बात सुनकर वहां पर सन्नाटा छा गया। विनय अपने परिवार को लेकर चला गया था। देवी प्रसाद जी ने अपनी वसीयत में कविता का नाम लिखवा दिया था और गांव वाली जमीन भी बेचकर वह पैसा कविता के अकाउंट खुलवाकर उसमें डलवा दिया था, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सभी इंतजाम कर दिए थे, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वह उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने पर कविता और उनकी पोती रूही को कोई परेशानी ना हो, उन्होंने अपने बड़े से घर के कुछ कमरों को किराए पर दे दिया था, ताकि उसके ना रहने पर किराए से रूही की पढ़ाई और घर का खर्च अच्छे से चला जाए। समाज और रिश्तेदारों में इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए भी बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। बहू ने भी बेटे से बढ़कर घर का हर फर्ज अच्छे से निभाया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।